नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम रहता है, मतलब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था उनका, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए ताकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन हो। तो आज हम समझने वाले हैं किसी भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट हो, चाहे कोई भी काम है जो जहाँ मतलब कंपनी का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, तो जहाँ पर सेफ्टी की बात आती है तो वहाँ पर जो है सेफ्टी इंचार्ज या फिर सेफ्टी ऑफिसर हायर किया जाता है, सेफ्टी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है ताकि कोई भी दुर्घटना ना घटे उस साइट पे। तो आज हम समझने वाले हैं कि सेफ्टी ऑफिसर का क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ओके, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि मान लीजिए कि ये कोई साइट है और यहाँ पर काम चल रहा है, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे मतलब ज़्यादा लोग काम करता है, लेबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब 100, 200, 300, 500, मतलब जैसा प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से लेबर रहता है। तो वहाँ पर जो है दुर्घटना होने का बहुत चांसेस रहता है। जैसा कि मान लीजिए कि मशीनरी वगैरह चल रहा है, जैसा कि मान लीजिए कि जेसीबी है, ट्रैक्टर है, हाइड्रा है, या फिर टावर क्रेन है, या फिर बूम पंप है, या फिर मान लीजिए कंक्रीट का हमारा आरएमसी है, आरएमसी प्लांट है, आरएमसी व्हीकल है। तो मतलब तमाम बहुत सारी चीज़ें जो है साइट पर मशीनरी के तौर पे रन होता रहता है। तो हर एक मशीनरी को रन करने के लिए वहाँ पर ड्राइवर को हायर किया जाता है। अगर हम लोग देखेंगे साइट पर, तो साइट पर काम करवाने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, जो लेबर यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा टास्क रहता है सेफ्टी को लेकर के, तो इसीलिए सेफ्टी ऑफिसर को हायर किया जाता है ताकि जितना भी सेफ्टी का काम है वो अपना सेफ्टी ऑफिसर देखेगा। ओके, तो आज हम समझने वाले हैं कि सेफ्टी ऑफिसर का मेन पॉइंट क्या क्या है, क्या क्या उनको देखना पड़ता है साइट के ऊपर। तो यहां पर देखेंगे तो सेफ्टी ऑफिसर की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या क्या है उसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो यहाँ पर टोटल जो है मैं आपको 13 पॉइंट्स ऐसा बताने वाला हूं जो मेजर पॉइंट्स होता है सेफ्टी ऑफिसर के लिए। ओके, सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य काम है कार्यस्थल पर दुर्घटना को रोकना, खतरों की पहचान करना, सुरक्षा नियमों का पालन करवाना और कानूनी कंपनी मानकों के अनुसार सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना। ये जो पॉइंट है ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये सब जिम्मेदारी जो है सेफ्टी ऑफिसर की होती है। तो यहाँ पर टोटल जो है मैं आप लोग को 13 पॉइंट्स आप लोग को बताने वाला हूँ जो मेजर है, जो मेजर पॉइंट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, कार्यस्थल और कानूनी नियमों को समझना। मतलब जहाँ पर साइट पर काम चल रहा है उस चीज़ को, और उसके बाद वहाँ का नियम क्या है उस चीज़ को समझना। तो समझिएगा, साइट लेआउट, मतलब साइट का लेआउट क्या है, काम क्या क्या चल रहा है, साइट किस प्रकार का है, पहले उस चीज़ को समझना। प्रक्रियाएं, वहाँ का प्रोसीजर क्या है उसको समझना। मशीनें और सामग्री को समझना कि उस साइट पर कौन कौन सा मशीन चल रहा है, कौन कौन सा सामग्री उपयोग किया जा रहा है, इस चीज़ को समझना। उसके बाद लागू नियमों, मतलब साइट पर जो है कौन कौन सा नियम लागू किया गया है उस चीज़ को समझना। सुरक्षा मानकों और कंपनी की पॉलिसी को जानना, सुरक्षा को लेकर के वहाँ पर क्या क्या जो गाइडलाइन दी गई है, वहाँ का पॉलिसी क्या है उस चीज़ को समझना। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर और टीम से काम की जानकारी लेना, ये उसका मुख्य पॉइंट होता है पहला पॉइंट के हिसाब से। अब समझिए दूसरा पॉइंट में क्या क्या उन्हें ध्यान देना होता है। दूसरा है खतरों की पहचान, जैसा कि रोज शिफ्ट के हिसाब से साइट का निरीक्षण कर खतरों की पहचान करना कि काम किधर किधर चल रहा है, वहाँ पर जो है क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती है उसकी पहचान करना। ड्राइंग, प्लान, MSDS और मेथड स्टेटमेंट पढ़ना कि वहाँ पर जो है क्या क्या मेथड स्टेटमेंट दिया गया है और किसी भी सेफ्टी प्रोसीजर को रोकने के लिए क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना है, उसके लिए हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए उसके बारे में समझना। उसके बाद मजदूरों, वर्कर से चर्चा करना, वे ग्राउंड लेवल के खतरे अच्छी तरह से जानते हैं। कि जैसा कि मान लीजिए अगर आप लेबर से बात करेंगे तो लेबर आपको अच्छे से बताएंगे कि सर वहाँ पर जो है इस प्रकार से काम की जाती है, वहाँ पर जो है इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है। तो अगर आप बात करेंगे तो वहाँ से आप लोगों को समझने को मिलेगा, तो उस चीज़ पर आप जो है फोकस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, जोखिम का मूल्यांकन करना, मतलब रिस्क असेसमेंट क्या क्या होता है। हर खतरे की संभावनाएं और गंभीरता का मूल्यांकन करना कि खतरा किस प्रकार का हो सकता है,
कि खतरा जो है किस प्रकार का हो सकता है उसका मूल्यांकन करना, हाई रिस्क कामों को प्राथमिकता देना जैसा कि हाइट वर्क, उसके बाद कन्फाइंड स्पेस एक्सकेवेशन इलेक्ट्रिकल वर्क्स। जैसा कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हाइट पे काम कर रहा है तो उसके लिए आपके क्या क्या पैरामीटर्स है उसको फॉलो करना। उसका देखें एक्सकेवेशन के लिए अगर कहीं गड्ढा का काम चल रहा है तो वहाँ पर जो है हमें क्या क्या सेफ्टी वेरिएशन लगाना है, उसका प्रोसीजर क्या है और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसका पूरा काम करना। इलेक्ट्रिकल काम के दौरान क्या क्या हमें सेफ्टी देखना है उसके ऊपर फोकस करना। उसके बाद जोखिम और नियंत्रण उपयोगों को दस्तावेज में दर्ज करना। जैसा कि अगर कोई काम चल रहा है तो काम स्टार्ट करने से पहले आपको वर्क परमिट लेना है, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है उसका सब डिटेल लेना, उसके बाद आप परमिशन दे सकते हैं काम करने के लिए। मतलब कहने का समझिए कि आपको जो है वर्क परमिट लेना पड़ेगा। तो ये सब पॉइंट है जो जोखिम का मूल्यांकन के दौरान आपको एनालाइज करना पड़ता है। जैसा कि मान लीजिए हाइट वर्क हो गया, जहां हाइट पे काम कर रहा है व्यक्ति, कोई गड्ढा में काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है, कोई सेंटरिंग का काम कर रहा है, कोई रिइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, कोई मान लीजिए कि टावर क्रेन ऑपरेट कर रहा है, कोई मान लीजिए कि जेसीबी चला रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई आरएमसी का गाड़ी चला रहा है, कोई आरएमसी प्लांट चला रहा है। तो ये सब जितने भी चीजें हैं ये सब चीज के बारे में जानना होता है। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर समझेंगे चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, नियंत्रण उपाय लागू करना, मतलब कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेशन, कि हम कोई भी दुर्घटना को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन जो है किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। खतरों को हटाने या बदलने की कोशिश करना, किस प्रकार से हटा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग नियंत्रण लगाना, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जैसा कि मेथड स्टेटमेंट, परमिट, साइन बोर्ड, ये सब लगाना। उसके बाद सही पीपीई चुनाव और उसका उपयोग सुनिश्चित करना। पीपीई का मतलब होता है जैसा कि सेफ्टी हमारा शूज हो गया, सेफ्टी हमारा जैकेट हो गया, सेफ्टी हेलमेट हो जाएगा, सेफ्टी ग्लव्स हो जाएगा, आई ग्लासेस हो जाएगा, चश्मा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है। ओके, उसका दस्तावेज और परमिट तैयार करना, मतलब काम करने से पहले हमें जो है दस्तावेज यानी वर्क परमिट लेना होता है सेफ्टी ऑफिसर से, क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम चले कि हम इस जगह पर काम करने के लिए जा रहे हैं। उस काम के हिसाब से जो सेफ्टी ऑफिसर है वो डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर सेफ्टी जो कंट्रोल है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करवा सकते हैं, वहाँ पर हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो वो सब चीज़ जो है वहाँ पर करके रखेंगे, या बिना आप परमिशन का यानी वर्क परमिट का आप जो है काम नहीं कर सकते हैं। तो वर्क परमिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ओके, उसका देखेंगे तो वर्क परमिट जारी करना, इंस्पेक्शन लॉग्स हो जाएगा, इंसिडेंट रजिस्टर हो जाएगा, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अपडेट करना पड़ता है दस्तावेज के तौर पे सेफ्टी ऑफिसर को। ओके, उसका समझिए प्रशिक्षण और संचार, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन। तो क्या क्या हो जाएंगे, सभी नए कर्मचारी या विजिटर्स को साइट इंडक्शन करवाना। जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नया आया है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे कोई साइट विजिट करने वाले हो, तो वहाँ पर जो है उसको ट्रेनिंग देना, समझाना कि आप मतलब जो बेसिक चीज़ होता है, बेसिक फंडामेंटल चीज़ होता है, वो चीज़ को समझाना। वहाँ पर विजिटर्स हो गया, चाहे कर्मचारी है, चाहे कोई भी है, उसका इंडेक्शन का मतलब क्या होता है, उसका नाम रजिस्टर करना, A to Z चीज़ पूरा। जैसा कि मान लीजिए कि नाम हो जाएगा, एज हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा, या फिर उसका हाइट कितना है, बॉडी वेट कितना है, उसका मेडिकल चेकअप, ये सब करवाना पड़ता है, उसके अंदर में आ जाएगा। ओके, इंडक्शन के अंदर रोजाना काम से पहले टूल बॉक्स टॉक देना, मतलब काम करने से पहले आपको 10 से 15 मिनट उस व्यक्ति को समझाना है कि आपको काम किस प्रकार से करना है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। उसके बाद विशेष प्रशिक्षण देना, किसके लिए, पीपीई के लिए, फॉल प्रोटेक्शन के लिए, फर्स्ट एड के लिए और फायर सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच सुरक्षा जानकारी साझा करना। ये सब उसके पॉइंट हो जाते हैं प्रशिक्षण और संचार के लिए। उसके बाद निगरानी और निरीक्षण देखेंगे, मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो रोज साप्ताहिक निरीक्षण करना, आप डेली भी कर सकते हैं या फिर वीकली भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारा कोई स्कोप फोल्ड मटेरियल हो गया, पीपीई हो गया, फायर इक्विपमेंट्स हो गया, लिफ्ट टूल्स हो गया,
मतलब साइट पे जितना भी मशीनरी है वो सबको आप जो है डेली डेली देख सकते हैं, नहीं तो मंथली आप उसको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो सप्ताह आपको देखना पड़ेगा। वीकली देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कोई उससे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई काम करते करते मतलब कोई चीज़ टूट गया, गिर गया, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो है आपको वहाँ पर रोजाना या फिर साप्ताहिक निरीक्षण करना पड़ता है ये सब टूल्स को लेकर के। उसके बाद चेकलिस्ट का उपयोग कर कर्मियों को नोट करना। चेकलिस्ट जैसा कि मान लीजिए कोई काम होता है तो वहाँ पर एक प्रोसीजर होता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो सब चीज़ को फॉलो करना एक सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है कि आप फॉलो करते जा रहे हैं तो उसको नोट करते जाइए। उसके बाद करेक्टिव एक्शंस को फॉलोअप कर बंद करवाना। अगर मान लीजिए कोई अगर वहाँ पर मतलब गलत तरीका से काम कर रहा है, सेफ्टी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसका काम उस चीज़ को बंद करवा देना, काम को बंद करवा देना। ओके, उसका देखेंगे हाई रिस्क गतिविधियों की निगरानी रखना। जहाँ पर ज़्यादा डेंजर जोन है तो वहाँ पर जो है मतलब ज़्यादा उसको निगरानी करना पड़ता है, वहाँ पर स्टाफ को बैठा कर रखना पड़ता है कि कोई व्यक्ति गलती ना करे जिसकी वजह से कोई घटना ना घटे। ओके, क्रिटिकल कामों के दौरान उपस्थित रहना या सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करना। जो सेफ्टी ऑफिसर उस काम को अच्छे से जानता है, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से करवाना है, उसके बाद वहाँ पर जो है हमें क्या क्या व्यवस्था करवानी है, वैसे व्यक्ति को आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा। काम शुरू करने से पहले परमिट इंडक्शन चेक करना। काम शुरू करने से पहले वो व्यक्ति जो है वर्क परमिट लिया है कि नहीं लिया है, वो पेपर को चेक करना। उसके बाद असुरक्षित स्थिति होने पर तुरंत वर्क स्टॉप करवाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो सेफ्टी ऑफिसर का राइट होता है उस काम को बंद करवा देना। क्लियर। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट होगा दुर्घटना रिपोर्टिंग और जांच। इनकेस मान लीजिए कि साइट पर कोई दुर्घटना घट गया, तब क्या करना है, तब सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल होता है वहाँ पर। तो इंसिडेंट के दौरान जो है क्या क्या उनका पॉइंट्स है, तो उनका काम होता है घायल कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार करवाना। छोटा मोटा है तो वहाँ पर तुरंत जो है आपके पास फर्स्ट एड होना चाहिए, क्या आप उसको रिलीफ करवा सकते हैं, क्या मेडिसिन दे सकते हैं, फर्स्ट एड्स उनके पास होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना आपकी जिम्मेदारी है, यानी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। उसके बाद स्थान को सुरक्षित करना और सबूत सुरक्षित करना। जो घटना घटा है, कौन सा स्थान पर घटा है, किस वजह से घटा है, उसको सुरक्षित करना, उसके लिए सबूत आपको लिखना पड़ेगा, सबूत आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद घटना को समय पर रिपोर्ट करना। अगर कोई चीज़ घटना घट गया उसको तुरंत जो है अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है। जैसा कि मान लीजिए कि कोई सेफ्टी ऑफिसर है, कोई व्यक्ति गिर गया, कुछ हो गया, तो जो साइट के मैनेजर है यानी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको रिपोर्ट करना, ये सब उनकी जिम्मेदारियाँ होती है। उसके बाद रूट केस इन्वेस्टिगेशन करना। उसके बाद करेक्टिव एंड प्रिवेंट एक्शन लागू करवाना और ट्रैक करना, तो ये सब उनकी जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद देखेंगे इमरजेंसी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए। इमरजेंसी तैयारी के दौरान आपके पास एम्बुलेंस रखना पड़ेगा। अगर बड़ा साइट है, ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहा है, ज़्यादा लेबर काम कर रहा है, तो वहाँ पर एम्बुलेंस होना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान क्या क्या है, फायर होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। उसके बाद स्लीपेज आदि के लिए इमरजेंसी प्लान बनाना और उसका अपडेट करना, ये सब उनकी जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद इमरजेंसी उपकरणों की नियमित जांच करना। उसके बाद समय समय पर मॉक ड्रिल कराना। मॉक ड्रिल के जैसा भी मोदी जी ने कुछ दिन पहले करवाया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ट्रेनिंग देना। समझिए कि मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग देना, मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाना, तो ये सब उसमें आता है। अब यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट में समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर प्रबंधन। इसमें क्या क्या पॉइंट्स होने वाला है, उनकी सेफ्टी परफॉर्मेंस की जांच करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा साइट नियमों और परमिट सिस्टम का पालन करवाना। तीसरा पॉइंट होगा कॉन्ट्रैक्टर को इंडक्शन और टूल बॉक्स स्टॉक में शामिल करना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो टूल बॉक्स स्टॉक में नहीं जाते हैं, सेफ्टी ऑफिसर से नहीं मिलते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी जाना चाहिए। इनकी वो जो ये सब जिम्मेदारियां जो है एक सेफ्टी ऑफिसर की है, चाहे वो डांट करके हो चाहे जैसा भी हो, उनको भी बुलाना चाहिए, वो उनकी जिम्मेदारी है। उसका देखेंगे 12 नंबर पॉइंट में, तो रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग। कोई भी जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना, उसका रिपोर्टिंग तैयार करना। अगर देखें इसमें क्या क्या पॉइंट हो रहेगा, तो सभी प्रशिक्षण, निरीक्षण, घटना रिपोर्ट्स, परमिट रिकॉर्ड सुरक्षित करना। उसके बाद
साप्ताहिक, मासिक सेफ्टी रिपोर्ट तैयार करना। उसके बाद ट्रेंड, गैर अनुपालन और खुले कार्यों की जानकारी देना, ये इसमें पॉइंट आएगा। उसके बाद सतत सुधार में क्या क्या पॉइंट्स आएगा, सेफ्टी ऑडिट और उसका रिव्यू करना, नियर मिस रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना और डेटा के आधार पर दुर्घटना दर कम करना। क्योंकि साइट पर जितना भी आपने डाटा मेंटेन किया है उसके आधार पर जो है हम कैसे और ज़्यादा दुर्घटना को कम कर सकते हैं, वो सब चीज़ को रिव्यू करना एक सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।